तो हम आए दिन रिजर्वेशन सुनते रहते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं रिजर्वेशन है क्या, क्या मसला है रिजर्वेशन का, क्या ज़रूरी भी है या फिर बस ये कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है, और ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर तरह से रिजर्वेशन पे डिपेंड होना चाहिए, या फिर बस थोड़ा सा कि ताकि कुछ लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है उनके पास वो पहुंच सके। आज हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस हो रहा है, और कास्ट सेंसस के बाद आम बात है कि रिजर्वेशन की बात तय चालू हो जाएगी। रिजर्वेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो आम मुद्दों को छोड़ करके नाली गली, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और तमाम इंस्टीट्यूशंस, इन सभी मुद्दों को छोड़ करके सीधी आ जाएगी कास्ट पॉलिटिक्स पे, सीधी आ जाएगी रिजर्वेशन के मुद्दे पर। जगह जगह धरने देखने को मिलेंगे, कुछ लोगों का नाम हटाया जाएगा, कुछ लोगों का नाम लाया जाएगा, और ये तमाम मुद्दों में अगर बीजेपी खेल पाई तो 2029 का इलेक्शन में भी वो ले जाएगी। पर शायद इतना आसान इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर बीजेपी इज़ नॉट दैट गुड। उसके अंदर हिंदुस्तान में बाकी तमाम पार्टियां हैं जो जाति की राजनीति करके कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ पाती है। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, कुछ हद तक, पर जब वो हद क्रॉस कर जाए तो वो उतना ही बदसूरत उस मुल्क के लिए बन जाता है। कारण क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे पहले रिजर्वेशन की बात जो स्टार्ट होती है वो कम्युनल बेसिस पे होती है। कम्युनल बेसिस पे यानी कि लेट्स से देयर इज़ अ इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर बुद्धिस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ऐसी बातें स्टार्ट होती हैं और 1919 में इम्प्लीमेंट भी होता है हिंदुस्तान में, सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद कम्युनल अवार्ड भी आता है। कम्युनल अवार्ड में भी यही सेपरेट इलेक्टोरेट एकदम फंडामेंटल दलित्स के लिए, एसटी एंड एससी कम्युनिटीज़ के लिए रखने की बात की जाती है, जिस पे गांधी जी का पुरजोर विरोध होता है। वो जेल के अंदर ही भूख हड़ताल पर जाते हैं और बी आर अम्बेडकर को उनकी बात मान करके पूना पैक्ट साइन कर करके उनको उस सेपरेट उस कम्युनल अवार्ड की ये बात रखनी पड़ती है कि हम उसको नहीं लेकर के आएंगे। पर ये सारी बातें करने की ज़रूरत क्या है? क्यों गांधी जी ने भूख हड़ताल करी? अगर रिजर्वेशन इतना ही अच्छा है तो मिल जाता, अच्छी बात है ना। एसटी एससीज कितने बरसों से इतना ज़्यादा प्रताड़ित रहे हैं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए तो क्या बात है। और आज भी रिजर्वेशन देने के लिए बहुत तंगी क्यों आती है, क्यों इतना सोचती है सरकार? दे दे यार, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है। इवन अगर हम देखें ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज की जो संख्या है वो बहुत काफ़ी अच्छी खासी है। लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70%, दे आर मोर देन 70% ऑफ हिंदुस्तान। पर दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। दिक्कत शुरू होती है एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कि जब हम किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म देखें तो लेट्स से सोचिए, आज दो लोग खुशी से रह रहे हैं एक घर के अंदर, ठीक है, पर उन दोनों के बैकग्राउंड जो है डिफरेंट है। एक किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, एक किसी बेकार बैकग्राउंड से आ रहा है। तो जाहिर है कि आज उस घर के अंदर वो दोनों कुछ अलग काम कर रहे होंगे। एक शायद उस घर की सफाई कर रहा होगा और एक शायद उस घर के अंदर जो अर्निंग का काम है वो कर रहा होगा। तो अब कोई तीसरा इंसान ये देख करके क्या करता है कि अब जो सफाई कर रहा है उस सफाई करने वाले इंसान को भी वो उठाने के लिए कुछ रिजर्वेशन देता है कि अब जो सफाई नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो उस रिजर्वेशन के हिसाब से आपको उठाया जाएगा, ठीक है। कुछ गलत साउंड नहीं करना, अच्छी बात है, इट्स ओके।
यहाँ पे एक इंसान है, समझ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल तब आती है जब पूरे मुल्क के अंदर ये बात कही जाती है कि अब 50% ओबीसी हैं तो 50% नौकरियों पे ओबीसी का हक होना चाहिए, 50% ओबीसी है तो 50% लॉयर्स ओबीसी होने चाहिए, 50% ओबीसी हैं तो 50% चीफ जस्टिस स्टेट्स और हर किसी मिला करके और बड़ी पोस्ट जो भी हैं, जितनी भी तमाम पोस्ट हैं, उन पे उनका हक होना चाहिए। दिक्कत तब आती है, ये दिक्कत आनी ही क्यों है? क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या एफिशिएंसी या फिर स्किल्स, नॉलेज, क्या कोई जाति देख करके आती है? वो तो मेहनत से आती है ना यार, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वेयर विल एफिशिएंसी गो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका के अंदर दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल आइलैंड एवर। इवन वेस्टर्न कंट्रीज यूज्ड टू से दिस कि श्रीलंका की जो इंटॉलरेंसी है वो बहुत बहुत अच्छी है, पूरे दुनिया को सीखनी चाहिए कि दे आर माइनॉरिटी तमिल्स एंड मेजॉरिटी सिन्हालीज। माइनॉरिटी तमिल्स जो है वो सबसे सबसे शानदार पोस्ट जॉब्स जो हैं वो उनके पास है, पर वो हैं बहुत थोड़े से अमाउंट नंबर में। वहीं सिन्हालीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, पर उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स में वो नहीं है। बट स्टिल देयर इज़ अ वेरी गुड हार्मनी इन दैट कंट्री। अब एंट्री आती है सम एस बंडर नाइके की, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहाँ के। उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स समझिए, उन्होंने सिन्हालीज नेशनलिज्म की बात करी। यस, सिन्हालीज नेशनलिज्म की बात करी। उन्होंने इंश्योर करा कि सारे जगह पर सिन्हालीज जो हैं, सिन्हालीज जो भाषा है उसका उपयोग किया जाए। सारी गवर्नमेंट भाषाएं, सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सिन्हालीज में होने चाहिए। कोई भी तमिल लॉयर होगा या कुछ भी होगा वो तमिल में वर्डिक्ट नहीं दे सकता, या तमिल में बातें नहीं कर सकता, उसको सिन्हालीज में करनी पड़ेगी। सिन्हाली लोगों को इतना रिजर्वेशन दे दिया कि उतने जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना काम होगा, उतने वो काम करेंगे। इस सब से हुआ क्या? इस सब से हुआ ये कि हमने दो कम्युनिटी जो कि बहुत पीसफुल रहा करती थी, उन दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक क्लैश कर दिया, एक फूट डाल दी। वो इंसान जो बंडर नाइके जो ये पॉलिटिक्स खेलता था वो ज़रूर सत्ता में आ गया। हालांकि उसी सत्ता में एक बुद्धिस्ट ने उसको मार दिया, एहसन कर दिया उसकी हरकतों के कारण, पर उसने पूरे समाज में एक फूट डाल दी। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के केस में मुसलमानों और हिंदुओं में जो फूट डालने का सबसे बड़ा काम है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान बना। वहीं श्रीलंका के अंदर हमने देखा है 2015 में कितना बड़ा, और ऐसे कितने ही ज़्यादा कम्युनल राइट्स श्रीलंका में सुनने को मिलते हैं। जब रिजर्वेशन इस हद तक बढ़ती है तब कम्युनल राइट्स बढ़ते हैं, कास्ट राइट्स बढ़ते हैं, और तब जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो जाती है, ना कि डेवलपमेंट के ऊपर। उसका जो स्टेक होता है वो कास्ट पॉलिटिक्स हो जाता है। और हिंदुस्तान में ये कास्ट पॉलिटिक्स का प्रेवलेंस हम देख सकते हैं, किस तरीके से हमने लोगों को और पार्टियों को बांट दिया है कि ये इस कास्ट की पार्टी है, ये इस कास्ट की पार्टी है। और जब वो पार्टी एक सत्ता बनाती है, एक हुकूमत बनाती है, तब वो सब किसी के लिए काम करती है, इसमें कोई शक नहीं।